हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैन्सरू क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। नैन्सरू क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे इस क्रैश कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्रैश कोर्स में मैं आपको हिंदी के 50 क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाली हूँ, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में ही लेकर बैठिएगा। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको आप पॉइंट की फॉर्म में नोट ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको रिवीजन में आसानी हो। सो आइए शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार सी सीरीज़ की। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। आपको बताना है कि इनमें से गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, लेकिन आपको पढ़ के मैं बता रही तो आप समझ जाइएगा उससे। ठीक है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन देखिए अपने, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा के लिए एक कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। बताइए कि इनमें से कौन सा उचित है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर आपको हमेशा सीटेट की परीक्षा में ध्यान देना है कि चारों ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ने हैं। उन चार ऑप्शन में से आपको एक बेस्ट ऑप्शन छांटना है जो आपके गृह कार्य के बारे में बताता है। चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं जिनको आप आसानी से रिजेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 ऑप्शन आप रिजेक्ट करिए। सबसे पहले आपको रिजेक्शन की ये जो पावर है ये सीखना है। अगर आप एक बार सीख गए कि कैसे ऑप्शन को रिजेक्ट करना है, तो बाकी की 2 ऑप्शन जो बचे होंगे उनमें से सही ऑप्शन छांटना आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। ठीक, तो देखिए, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ये कभी भी संभव ही नहीं है। ठीक है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। क्या ये ऐसा होना चाहिए कि गृह कार्य देना बच्चों के लिए अति आवश्यक होना चाहिए? तो देखिए, गृह कार्य आवश्यक है, लेकिन इतना भी आवश्यक नहीं कि बिल्कुल उनको बोझ की तरह आप लाद दें, है ना। ठीक, आप सभी ने यशपाल जी के बारे में पढ़ा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आप सबसे। तो वहाँ पर बोला गया है ना। देखिए, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए, अगला आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। बताइए, वाइगोत्स्की का, इवान पावलोव का, या फिर चॉम्स्की का, या जीन पियाजे का। तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये जो आपका विचार है ना, ये किसका है? ये चॉम्स्की का है। देखिए, सीटेट की परीक्षा में चॉम्स्की और वाइगोत्स्की, इन दोनों के जो विचार हैं वो जरूर से पढ़ के जाइएगा। बड़े ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। याद रखिएगा, ये चॉम्स्की का विचार है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। प्रश्न बनाने की जो आपकी आदत है, इसका विकास होता है। तो इनमें से बताइए, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। आसानी से आप चूज कर सकते हैं इसमें। तो इससे क्या होगा? शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर भाषा एक अर्जित योग्यता है। ठीक है, जो ऑप्शन टिक है उस पर आपको अपनी नजरें नहीं घुमाना है, सोचना है पहले। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है एक अर्जित योग्यता है। क्या है? अर्जित योग्यता है, याद रखिएगा। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपसे, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो इनमें से बताइए कि आपकी एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार जो है आपका उचित होगा। बताइए, इनमें से कौन सा विचार उचित होगा आपका? भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की जो सहज स्थिति है ये बन सके। ये आपका एक बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक,
यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से पढ़ना और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए और बेस्ट ऑप्शन आप आसानी से छांट सकते हैं इनमें से, ठीक। अगला देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, ठीक है। क्या कहती है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या फिर बाकी के दो ऑप्शन देखते हैं तो समझ लगेगा कि क्या कहना चाहती है मंदिरा, ठीक है। केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोल सकती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग जानती है। बताइए इनमें से कौन सा होगा। पहला आपसे कहा जा रहा था, मंदिरा क्या कह रही थी, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। क्या कह रही है मंदिरा, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। देखिए यहाँ पर जेंडर से भी आपसे मतलब आपके जो लिंग है इनसे संबंधित भी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, यानी कि सर्वनाम का भी यहाँ पर दृष्टिकोण आपको समझ में आ रहा होगा। तो लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, किसके अनुसार, लिंग के अनुसार। क्योंकि उसने क्या कहा, मैं थक गई, क्या, मैं थक गई, क्या, मैं थक गई। तो यहाँ पर थक गई, गया नहीं है, गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे अब तो, ठीक। अगला यहाँ पर देखिए, अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है, चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पावलस से या स्किनर से। तो आपकी अंतः वाक्य की जो संकल्पना है, याद रखिएगा ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। अगला देखिए, क्वेश्चन है भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है। तो भाषा और चिंतन में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, पूर्णतः सही है, ये बिल्कुल सही है आपका, कि भाषा और चिंतन में क्या होता है, संबंध होता है, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बच्चों को अभिव्यक्ति में अवसर देना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का क्या उद्देश्य हो सकता है, बताइए। बहुत ही सिंपल है ये तो, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अभिव्यक्ति यानी कि जो उन्होंने सीखा है उसको रिप्रेजेंट करने की शक्ति देना, अवसर देना। क्योंकि अगर पाठ के अंत में आप अभ्यास करवाएंगे, गतिविधि देंगे, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चा कितना अभिव्यक्त कर पा रहा है चीज़ों को, कितना एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो उसने सीखा है उसको कितना एक्सप्रेस कर पा रहा है। अब आप सोचेंगे अभिव्यक्त करवाने से क्या होगा, अगर वो बच्चा अभिव्यक्त कर पाएगा जो चीज़ें उसने सीखी हैं, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें वो सीखता है ना। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी पता चलती है वहाँ से आपको। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, कभी नहीं, ठीक है। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो देखिए एक तरीके से आपको समझ में आया ना कि ये हो सकता है 10वें का बी ऑप्शन, है ना। आगे देखिए, बच्चा भाषा के व्याकरण को जान सके, कभी नहीं। बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, कभी नहीं। ये आपका बेस्ट ऑप्शन होगा कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। मैं अगेन कहूँगी आपको, मैं बार बार वीडियो में एक ही चीज़ कहती हूँ कि कोहलर के सुल्तान की भांति आपको व्यवहार करना है। क्या करना है, कोहलर के सुल्तान की भांति अपनी सूझ का, अपनी बुद्धि का यहाँ पर प्रयोग करना है। क्योंकि कोहलर के सुल्तान ने क्या किया था, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था केला प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक। समझ गए आप लोग। अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला है आपसे, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। बताइए भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होगा आपका। तो भाषा सीखने का उद्देश्य ये होगा, खुद का देखा जाए, कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ये भाषा सीखने का उद्देश्य होगा। दैट्स इट, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह विचार किसका है। तो समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है आपके वाइगोत्स्की जी ने। किसने, वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो वाइगोत्स्की आपके किस में आते हैं, वाइगोत्स्की जो आते हैं आपके निर्मितवाद में आते हैं, ठीक है, निर्मितवाद में, याद रखिएगा। अगला आपसे है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो बताइए कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी, कि भाषा प्रयोग के विविध अवसर की, किसकी, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं यहाँ पर, आपको कुछ बड़ा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, ठीक है।
कि किस तरीके से जो है आपको वाइगोस्की के बारे में बोला गया है, किस तरीके से चॉम्स्की के बारे में बताया गया है। यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, यही कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता है। सीटेट की परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, वहाँ पर देखना कॉन्सेप्ट आपका कितनी बार रिपीट होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका जो है समझकर पढ़ने से संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से पढ़ जाना, बोल बोलकर आपका शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा, बताइए। आसानी से आप इसको चूज कर सकते हैं कि किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। क्या? लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। ठीक, अगला समझिए। निहितार्थ का मतलब जो इसमें अर्थ निहित है। ठीक, अगला देखिए, व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है। तो व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या है? ये बिल्कुल आपका पूर्णतः उचित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है समावेशी कक्षा के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा समावेशी कक्षा का, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होता है? भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी कौन सी नहीं होगी? आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अपने आप को रख के देखिए कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाषा शिक्षक हैं आप, तो आप क्या करेंगे? आपकी जिम्मेदारी इनमें से कौन सी होगी? ठीक, तो आपकी जिम्मेदारी ये तो होगी कि बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करें, बच्चों की विभिन्न प्रकार के दृश्य जो आपके ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं उनको उपलब्ध कराएं, बच्चों का आकलन करते समय अधिक उदार बने। ये देखिए आपके अंदर उदारता एक सीमित मतलब मात्रा में होनी चाहिए। अति उदार कहा गया, अति उदार भी नहीं बनना है आपको। ठीक है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना है, ये भी आपका सही है। तो आपका सी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो एक शिक्षक जो आपके भाषा शिक्षक है इनके रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि, समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तकें, कमियां। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर याद रखना। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किस तरह के जो बच्चे हैं इनको हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो कैसे बच्चों को कठिनाई होगी बताइए? ध्यान से देखिए ऑप्शन। कैसे बच्चों को कठिनाई होगी? जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है उनको कठिनाई हो सकती है ना, क्योंकि हिंदी भाषा सीखने में, देखिए आपसे कुछ और नहीं बोला गया, हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई किनको होगी? जिनकी भाषा हिंदी नहीं होगी, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होगी। सिंपल सी बात है ये तो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। सभी भाषा कुशलताएं जो हैं आपकी एक दूसरे से संबद्ध होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 को। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य आपका क्या होगा? सोच के देखिए इसको, आपका क्या उद्देश्य होगा? तो बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बाल साहित्य का उद्देश्य यही होगा आपका। अगला देखिए यहाँ पर, अगला है आपसे संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्यपुस्तक में होता है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। ठीक है, 21वीं का आंसर दीजिए क्या होगा? तो आप यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं व्याकरण में संदर्भ का शैक्षिक निहितार्थ है कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ठीक है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। अगला देखिए, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ठीक है, कहानी कहने के तरीकों द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो
तो यहाँ पर क्या होगा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा जो है बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला है आपसे, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो या नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब, ध्यान से देखिए, जब प्रत्येक आपके जो प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, तो ये आपका अवलोकन को आकलन का भाग कहेंगे। ठीक, यहाँ पर अगला देखिए, अगला है आपसे, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द जो है विशेष को बोलने में, यहाँ पर मैं लिखा है, ठीक है, बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक जो है आपके क्या है, अधिक बार लिखा हुआ है। ठीक है, अधिक बार ताकि आवृत्ति हुई हो, आप उससे उसे ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, या फिर ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ऐसी प्रॉब्लम मेरे भतीजे में भी है। ठीक है, मुस्कान को वो मुस्तान बोलता है, क्या बोलता है, मुस्तान मैम। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे कई बार ऐसा कर देते हैं, उसको भी ता की बड़ी प्रॉब्लम है। मुस्कान जो है ना, उसको मुस्तान बोलता है, कभी मुस्तान बोलता है, ता लगा देता है, मुस्तान बोल देता है कभी। अब चूंकि मुस्कान में तो ता है नहीं है, लेकिन कई बार ता जोड़ देता है, और कई बार जब ता जहाँ होता है तो वहाँ पर बोलता ही नहीं है उसको। तो अब ऐसे ही देखिए, सुरभि ने भी कुछ ऐसा ही है कि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति होती है। ऐसे जो शब्द हैं उनको बोलने में कठिनाई महसूस होती है, किसको, सुरभि को। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे, सिंपल सी बात है ये तो, है ना। अगला यहाँ पर देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा का अवलोकन करने में सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन, वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा। प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा का आकलन करना है तो इसके लिए सबसे उपयोगी आपका जो सहायक होता है वो वीडियोग्राफी होगा। क्या, वीडियोग्राफी, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको क्या करना है, भाषा का आकलन करना है ना। अगला देखिए, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी बताओ। इस प्रश्न का उद्देश्य है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित करवाना। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब तुम्हें डलिया भर कर आम दे दिए जाएंगे तो तुम क्या करोगी, इसमें बच्चा सोचेगा कि वो क्या करेगा डलिया भर आम का, है ना। अब चिंतन भी करेगा, साथ ही साथ वो उसका जो पूर्व अनुभव है कि उसने आम से क्या किया होगा, आम को खाया ही होगा ना, तो वो उसका पूर्व अनुभव भी यहाँ पर काम आएगा। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अकादमिक आपके सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने पर पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाएं। देखिए, ये सिचुएशन आपके साथ हुई होगी, मेरे साथ ये सिचुएशन हुई है। आधे बच्चों के साथ पास जो है बुक है और आधे बच्चों के पास बुक नहीं है। ठीक, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ऐसी स्थिति में जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो आप देखेंगे जिनके पास पुस्तक होती है वो बिल्कुल सीना चौड़ा करके चलते हैं, जिनके पास पुस्तक नहीं होती बेचारे इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन ये भाव नहीं देंगे, इतने महान होते हैं ये, और ऊपर से चिढ़ाएंगे, मेरे पास तो है तुम्हारे पास तो नहीं है। तो मज़ेदार से किस्से होते हैं। और आप सभी ने ट्रेनिंग की होगी। देखिए, हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, जो आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक्सपीरियंस किया है, जो चीज़ों को जिस तरीके से आपने वहाँ पर बिहेव किया है, आपने जो सिचुएशन को फेस किया है, वही सब चीज़ें तो यहाँ पर हैं। देखिए, सीडीपी जो है आपकी सीडीपी है वो व्यवहारिक चीज़ों से ही जुड़ी है। ऐसे ही आपका जो हिंदी है, हिंदी में भी यहाँ पर आपसे क्या पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये क्या है, ये व्यवहारिक चीज़ें ही हैं आपकी, जो आप सीख कर आए हैं। ठीक, अब आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप बेस्ट होगा कि आपका अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद भी आपके जो है कि कक्षा 4 के बच्चों के पास जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकें। तो ऐसी स्थिति में आप एक शिक्षक हैं, अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताइए, कि क्या आरंभ नहीं करवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, एक मिनट इंपॉर्टेंट है और आपके भी कर्तव्य है ना। तो क्या करेंगे, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, है ना, सिंपल सी बात है।
अगला देखिए, अगला आपसे क्वेश्चन है कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। देखिए, सभी के सभी जो भाषाई कौशल हैं वो आपस में अंतः संबंधित होते हैं। दैट्स इट। ठीक है, आपको और कुछ नहीं समझना है यहाँ पर। अगला देखिए, यहाँ पर पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। पढ़कर समझना, क्या, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। बताइए क्या इसमें से आप सही करेंगे, बताइए जल्दी से। तो कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर पढ़कर समझना कुशलता का आपको जो है यहाँ पर विकास करना है। किस पर, पढ़कर समझना पर। ठीक, क्योंकि आप एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, तो छोटे बच्चे को क्या व्याकरण सिखाएंगे, उस बच्चे को तो आप उस कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाएंगे, उस कहानी को जो है अपनी भाषा में कहलवाने के लिए कहेंगे। जैसे आपने जो है उस बच्चे को कहानी पढ़ाई, फिर आप कहोगे कि इसको अपनी भाषा में समराइज करके बताओ, हमें खड़े होकर सुनाओ, यही करेंगे ना। और साथ ही साथ उसका जो अंत होगा, उस अंत को आप उसको समझाएंगे, इससे आपको क्या सीख मिली है, इस तरीके से, है ना। व्याकरण आपको सिखा के क्या करेंगे इतने छोटे से बच्चे को। भाषा सिखाने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। आप बताइए इसमें से, देखिए इसमें आप आंख बंद करके भी सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। क्या कभी भी त्रुटियां स्थायी हो सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी त्रुटियों को जो है अपना सही कर सकते हैं, तो स्थायी तो नहीं है, ठीक है, अस्थायी होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का क्या उद्देश्य नहीं हो सकता है, बताइए क्या उद्देश्य नहीं हो सकता है। बच्चों, आपके जो बच्चे हैं उनको चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, ये उद्देश्य है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये भी उद्देश्य है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये आपका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। बच्चों में क्रिएटिविटी लाना, ये भी उद्देश्य होगा, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या है, आइए देखते हैं क्या है घर की भाषा। सरल होती है, बच्चों में अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। बच्चों की जो भाषाई पूंजी है वो है आपकी जो घर की भाषा है वो मानक स्वरूप के लिए होती है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा जो है बच्चे की भाषाई पूंजी है। क्या है, भाषाई पूंजी है, वो सीख के आता है, ठीक। तो पूंजी के रूप में उसके पास क्या है, पूंजी वो होती है जो आपके पास हो। आपके पास क्या है, जो घर से भाषा सीख के आए हैं। अब इसी का परिमार्जन हमारे शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में किया जाता है, और फिर हम परिमार्जन करके, हमारे शिक्षक परिमार्जन करते हैं और हम भाषा पर स्वामित्व अपना प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा है। यहाँ पर आपको सतत आकलन का जो उद्देश्य है ये बताना है। तो सतत आकलन का उद्देश्य है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या, बच्चे कैसे सीखते हैं। अगला देखिए कि आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो हिंदी भाषा के शिक्षक हैं आप, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा होगा, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, ठीक है। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए, भाषा कौशलों का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको भाषा का टीचर बनना है ना, पॉलिटी का नहीं बनना है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला है आपसे कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। आप सपोज करिए आप छोटा सा बच्चा है, छोटा इतना भी मत कर देना कि कुछ भी मतलब स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। आप अपने आप को प्री स्कूलिंग एज में मानिए, ठीक। तो उस एज में हैं आप।
शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप कैसे सीखना चाहेंगे? तो अगर वाक्य का प्रयोग करवा दिया मैंने तो आप उसको अच्छे से सीख पाएंगे। दैट्स वाई आपका वाक्य प्रयोग इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हों, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों, घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। क्योंकि आप सभी को पता है कक्षा 1, कक्षा 2 एक छोटी कक्षाएं हैं। छोटी कक्षा के छात्रों के लिए अगर आपको कुछ सिखाना है, जैसे अगर आपको का से कबूतर सिखाना है, अगर आपने का से कबूतर सिखाया, का से कबूतर, का से कबूतर, का से कबूतर, यहाँ पर आपने अभ्यास करवाया उसको बार बार। ठीक है, का से कबूतर आपने इधर पे अभ्यास करवाया तो वो ये तो जान गया कि का से कबूतर होता है, लेकिन का से कबूतर जब तक वो अभ्यास करेगा तब तक उसको पता रहेगा। जिस दिन उसका अभ्यास छूट जाएगा का से कबूतर भूल जाएगा। संभावना है ऐसी, देखिए ऐसा जरूरी नहीं, संभावना है। जिस दिन अभ्यास करवाना बंद कर दिया तो संभावना है कि बच्चा का से कबूतर भूल जाए। लेकिन अगर आपने का से कबूतर सिखाते टाइम बच्चे को का से कबूतर सिखाया, साथ ही साथ उसको कबूतर का चित्र दिखा दिया, स्कूल में कई सारे आपको मटेरियल मिलते हैं वहाँ पर सरकार की तरफ से, तो चित्र आपने दिखा दिया बच्चे को कि देखो बेटा ये है कबूतर। ठीक, आपने कबूतर दिखाया, अगर आसपास में कबूतर है तो वो आपने दिखा दिया कि भाई ये है देखो कबूतर। ठीक, कभी आप अपने फ़ोन में भी, आप तो देखिए आपके पास अगर स्कूल से भी कुछ नहीं मिलता है ना तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें भी आप बच्चे को चित्र दिखा सकते हैं कबूतर का। तो बच्चा जो है इससे अनुक्रिया कर लेगा कबूतर से। अब बिल्कुल भी संभव ही नहीं है कि बच्चा कभी भी भूल जाए कि ये कबूतर है। अगर आप एक बार उसको चित्र दिखा देंगे तो का से कबूतर वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, उद्दीपक के प्रति उसकी क्रिया कैसी हो गई, उद्दीपक के प्रति उसकी क्रिया जो है कैसी हो गई, मजबूत क्रिया हो गई, मजबूत अनुक्रिया कर ली यहाँ पर। ठीक, इस चीज़ को याद रखना आप लोग। ठीक है, इसीलिए छोटी कक्षाओं में जो आपके चित्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे का ध्यान उस पर जाता है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता है, बच्चों को अनुशासित रखना। बताइए, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विभिन्न आपके संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना। रोल प्ले इसीलिए करवाते हैं ताकि उनको अवसर दें, अपॉर्चुनिटी दें और उनकी भाषा जो है उसको विकसित होने का मौका मिले। जब तक भाषा को विकसित होने का मौका नहीं मिलेगा तो भाषा अपने जो है विकसित नहीं हो पाएगी, इसीलिए आपको अवसर देना चाहिए। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है? कभी नहीं। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पात्रानुसार बच्चों का आपका जो है अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है कि पात्र के अनुसार जो बच्चे हैं वो अपना अभिनय करते हैं और सीखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 39 है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श एक हिंदी शिक्षक है तो क्या आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला देखिए, बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को कठोरता से देखना चाहिए, अपेक्षित करना चाहिए, उनकी विविधता जो है और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को उनकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, है ना। अगला देखिए यहाँ पर, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है। देखिए ऑप्शन देखिए कितने मज़ेदार है, कतई जहर ऑप्शन है बिल्कुल इसके तो, कि भाषा सीखना निरर्थक होता है। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए, भाषा सीखना कठिन हो जाता है, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है, भाषा सीखना सार्थक हो जाता है। ये आपका सही होगा। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों के साथ जुड़ी हो तो भाषा सीखना कैसा होता है? सार्थक होता है। मैं बार बार यही तो कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ सिखाना है तो व्यवहारिक उदाहरण दे के सिखाइए। जब आप व्यवहारिक उदाहरण देंगे बच्चों को तो अपने आप समझ जाएगा बच्चा, सीखना सार्थक हो जाएगा उसका। अगला देखिए, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। तो देखिए इसके भी ऑप्शन कैसे, कतई जहर ऑप्शन एकदम, ये भी नहीं हो सकता है। बच्चे क्या नहीं जानते हैं, बच्चे किस तरह त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये आपका
आकलन का जो है उद्देश्य होता है ना। किसी हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य जो है क्या जानना होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए, भाषाई विविधता भारतीय कथाओं का सत्य है। अगला ऑप्शन है भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा आप सही टिक करेंगे यहाँ पर। तो आपकी भाषाई विविधता जो है बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। किसकी ओर? बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर क्या करती है? संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले से ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देना, लिखी हुई चीज़ों का अर्थ निकालना। तो बताइए पढ़ने में बाधा नहीं है, कौन सी नहीं है पढ़ने में बाधा? लिखी हुई चीज़ों का अर्थ निकालना। ठीक, क्या है? लिखी हुई चीज़ों पर अर्थ निकालना जो है क्या है? ये पढ़ने में बाधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी, डिंग डांग सिद्धांत, बिली वैली सिद्धांत, डिली डैली सिद्धांत। तो याद रखिएगा कि इनमें से जो सिद्धांत आपके भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है, डिंग डैंग का सिद्धांत। कौन सा है? डिंग डैंग का सिद्धांत, याद रखिएगा। ठीक, पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना, यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? देखते हैं कौन सा भाषाई कौशल यहाँ पर दिया गया है। श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, बोलने के कौशल का, पठन कौशल का। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? ये पठन कौशल का उद्देश्य है। भाषा को आपके जो पढ़ने की दैनिक जीवन की ज़रूरतों से आपका जो है जोड़ना चाहिए। इससे भाषाई कौशल का जो उद्देश्य क्या है? पठन कौशल। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का जो है विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो आपके गृह कार्य का क्या उद्देश्य हो सकता है? पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि आपके थॉर्नडाइक क्या अभ्यास पर जो है आपके बल देते हैं। आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छी बन नए शब्दों का प्रयोग। कई लोगों को मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, सीडीपी की बात क्यों हो रही है? बाइगॉस भी आ रहा है, चॉम्स्की भी आ रहे हैं, इनकी बात क्यों हो रही है सीडीपी की? क्योंकि जो आपके सीडीपी में सिद्धांत दिए गए हैं, हर किसी सिद्धांत का विरोध हुआ है। आपको मैं पढ़ाऊंगी, हर किसी सिद्धांत का कहीं ना कहीं विरोध हुआ है। ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का तो मतलब हद ही कर दी। ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध हुआ। फिर जब अगर मैं व्यवहारवादियों में बात करूं तो इनके सिद्धांत का विरोध हुआ, ये स्किनर का भी विरोध हुआ। फिर अगर मैं बात करूं गेस्टोल्टवादियों में, तो गेस्टोल्टवादियों में भी आपका जो है विरोध हुआ है। गेस्टोल्टवादियों ने पहले तो विरोध किया व्यवहारवादियों का, फिर गेस्टोल्टवादियों ने जो आपके जो गेस्टोल्टवाद के जो जनक हैं आपके, कौन है? वर्दाइमर है। वर्दाइमर जो हैं इन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया। इस विचार पर जो कार्य किया वो आपके किसने किया? कोहलर ने किया। कोहलर ने कुछ प्रयोग किए, किस पर? सुल्तान पर। सुल्तान पर कुछ प्रयोग किए, उन प्रयोगों को इकट्ठा किया कोफका ने। कोफका भाई साहब ने फिर एक नियम दिया, कौन सा? अंतर्दृष्टि का नियम। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत हैं, देखिए हर किसी का विरोध हुआ, लेकिन अपने आप में इन सभी सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है आपके रियल लाइफ में सीखने में, लर्निंग में। आपके जो सिद्धांत है यही काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका विरोध हुआ है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध हुआ है तो ये कारगर नहीं। जी नहीं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत अभ्यास पर बल देता है। किस पर? अभ्यास पर बल देता है, साथ ही साथ अनुभव पर बल देता है। तो अभ्यास और अनुभव को आप नकार नहीं सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। जिस दिन आप अभ्यास करना बंद कर दें, आपको खुद पता है कि चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे, आपको उतनी चीज़ें नहीं याद रखेंगी। तो थॉर्नडाइक के नियम का विरोध हुआ है, कई लोगों ने उनका विरोध किया है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थॉर्नडाइक का नियम जो है आपका गलत है। थॉर्नडाइक का नियम सही है। लर्निंग में आप मनुष्य हैं, हर एक मनुष्य की लर्निंग में ये सभी सिद्धांत जो हैं आपके, ये कारगर हैं। कहीं ना कहीं हम इन्हीं सिद्धांतों से सीखते हैं, तो लर्निंग ही तो हो रही है यहाँ पर। तो ये सिद्धांत आपके हर जगह अप्लाई होते हैं। ठीक, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, या उपरोक्त सभी। इनमें से बेस्ट ऑप्शन आप बताइए, मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ। ठीक, बताइए। उपरोक्त सभी। शब्द के भंडार आपको जो है यहाँ पर वृद्धि करना है, तो शब्दकोश का उपयोग कराएं, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना। अगला देखिए, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए क्या? पाठ का सार, परिशिष्ट, प्रस्तावना, अभ्यास। जब आपने अपनी ट्रेनिंग की होगी
तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं, जैसे लेसन प्लान वहाँ सिखाया जाता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना होना चाहिए, है ना, प्रस्तावना। और ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। ठीक है, अनुलंब, अनुलग्न, ठीक है, ऊर्ध्वाधर समय के अनुसार, ऊपरी जुड़ा हुआ, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ, लंबाई के अनुसार, शुभकाल। बताइए इनमें से आप कौन सा सही करेंगे? अनुलंब और अनुलग्न, ये अधोलिखित शब्द युग्म का आपको सही अर्थ यहाँ पर निकालना है। सोचिए इसको जरा थोड़ा सा। देखिए अनुलग्न जो है इसका अर्थ क्या है? किसी के साथ जुड़ा हुआ। ठीक, तो यही ऑप्शन एक आपका मैच होता है, अनुलंब अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय इनमें से क्या हो सकता है? 51 का आप आंसर करिए, क्या हो सकता है बताइए। इनमें से जो बेस्ट होगा वो होगा विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। ठीक, क्योंकि आपको भाषा की रुचि का विकास करना है, यहाँ पर आपको क्या इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप करवाना है, भाषा की रुचि का विकास करवाना है। ठीक, अगला है यहाँ पर, अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार अभिवृद्धि, साहित्यिक समझ, उच्चारण की स्पष्टता। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा आपका? उच्चारण की स्पष्टता। ठीक, अगला यहाँ पर देख लीजिए, अगला आपसे है, देखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ये देखिए पहले कि प्राथमिक स्तर पर पूछा जा रहा है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक समझ का क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या आप? व्याकरण का उपयोग करके अचार नहीं डालना, बच्चा छोटा सा उसको क्या ज्ञान होगा इतना? शब्द भंडार अभिवृद्धि, चिन्नुक सा तो बच्चा है, तो उच्चारण में स्पष्टता होनी चाहिए है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा आपका? समझ ही गए होंगे अब तो आप। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव गोतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए ये तो अब आपको हिंदी में पढ़ा होगा आपने कि आपके जो हैं अर्थ अथवा भाव गोतन की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो ये रहा आज का आपका हिंदी का प्रैक्टिस। 53 क्वेश्चन थे और मैंने आपको शायद 50 बोला था। चलो 3 क्वेश्चन आपको ज़्यादा ही मिले, कुछ कम नहीं मिला है ना। ज़्यादा मिलते हैं तब तो बल्ले बल्ले, कम दिए होते तो तुरंत बोल देते ओ मैम क्या करती हो आप भी। तो आई होप, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और बाकी आप बने रहिए नैंसू क्लासेस पर, इस क्रैश कोर्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।